फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, नाम से ही पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो हमें कम से कम दो प्रोडक्ट्स हासिल होती है। एक प्रोडक्ट एनोड पर हासिल होती है और दूसरी प्रोडक्ट कैथोड पर हासिल होती है। मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाली हुई है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन डाली हुई है। दो इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा, जैसे ही जिस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसके ऊपर जाहिर है पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उस पे होगा नेगेटिव चार्ज, वो कहलाता है कैथोड। सॉरी, यहाँ माइनस। जैसे ही करंट गुजरेगा ना इस सॉल्यूशन के अंदर से, क्या होगा, जाहिर है कि इस सॉल्यूशन के अंदर दो आयन्स तो पहले से मौजूद होंगे ना। कौन से आयन्स होंगे, एक सोडियम का आयन होगा और दूसरा क्लोरीन का आयन होगा। अब देखिए ये जो सोडियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये किस कैथोड की तरफ मूव करेगा और कैथोड के साथ आकर चिपक जाएगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कहेंगे जी सोडियम मेटल यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, यानी जमा हो गया। लेकिन जो दूसरा आयन है वो कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है हम जानते हैं वो गैसियस स्टेट में होती है। तो क्लोरीन के आयन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन गैस बनती है, लेकिन क्लोरीन क्योंकि गैस है तो वो यहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो सकती, बल्कि क्या करेगी, वो उड़ेगी। तो हम कहेंगे कि ये जो क्लोरीन गैस है ये लिबरेट हो रही है। लेकिन अब फैराडे ने इसके बारे में हमें क्या बताया था, फैराडे ने हमें असल में ये जो क्वांटिटी डिपॉजिट होती है या जो क्वांटिटी लिबरेट होती है उसके हवाले से कुछ लॉज दिए हैं। अब वो हम डिटेल के साथ समझेंगे वो किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको पता चल गई। किसने ये लॉज दिए थे, माइकल फैराडे ने दिए थे इन 1833 में। ये क्वांटिटेटिव लॉज कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव लॉज हम इनको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हमें डिपॉजिट होने वाली क्वांटिटी या लिबरेट होने वाली क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। इसने दो लॉज दिए थे, एक लॉ कहलाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा लॉ कहलाता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देने वाले साइंटिस्ट का पूरा नाम था माइकल फैराडे और ये लॉ दिया था इसने 1833 में। ये लॉ हमें ये बताता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल करते हैं उसके दौरान जो दो क्वांटिटीज़ बनती है, एक क्वांटिटी डिपॉजिट होती है यानी वो जमा हो जाती है, या कोई क्वांटिटी जो है वो लिबरेट हो जाती है। तो ये किस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है कितनी मिकदार में डिपॉजिट होगी या ये जो क्वांटिटी है कितनी मिकदार में लिबरेट होगी, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से करंट कितना गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके अंदर से थोड़ा सा करंट गुजारेंगे ना, तो जो क्वांटिटी डिपॉजिट होगी या जो क्वांटिटी लिबरेट होगी वो भी थोड़ी सी ही बनेगी, थोड़ी सी ही प्रोड्यूस होगी। और अगर इस सॉल्यूशन के अंदर से ज़्यादा करंट पास होगा तो जो क्वांटिटी डिपॉजिट होगी या जो क्वांटिटी लिबरेट होगी वो भी ज़्यादा मिकदार में होगी। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो आप करंट गुजार रहे हैं कितनी देर के लिए गुजार रहे हैं, यानी टाइम पे भी डिपेंड करेगी। मिसाल अगर मैं कुछ सेकंड्स के बाद में उस प्रोसेस को बंद कर देता हूँ, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ,
क्या समझते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी डिपॉजिट होगी या कम क्वांटिटी डिपॉजिट होगी? कम होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को 1-2 घंटे जारी रखता हूँ तो जो क्वांटिटी डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी वो ज़्यादा मिकदार में होगी। यानी यहाँ से हमें दो बातों की समझ में आ गई। एक बात ये समझ में आई कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो क्वांटिटी डिपॉजिट होती है या लिबरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। और ये जो डिपॉजिट होने वाली क्वांटिटी है या लिबरेट होने वाली क्वांटिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ भी। यानी अगर आप ज़्यादा देर के लिए जो है करंट को गुजरने देंगे तो ज़्यादा मिकदार में क्वांटिटी डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी। तो अब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखें इस स्टेटमेंट पे वही बातें बताई गई हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की मिकदार, डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड, जो चाहे डिपॉजिट हो यानी जमा हो जाए या चाहे लिबरेट हो यानी गैस की सूरत में उड़ जाए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीज़ों के, टू द करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन के अंदर से करंट कितना गुजर रहा है, एंड द टाइम ऑफ द पैसेज ऑफ द करंट, और कितनी देर के लिए वो करंट गुजर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर से जो हमने करंट गुजारा है, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स में, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर्स। फ़र्ज़ करो हमने 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर या जितने भी एम्पेयर्स करंट गुजारा है उस सब को हमने नाम दे दिया ए का। यानी पहला पॉइंट क्या है कि वी हैव पास्ड ए एम्पेयर्स ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से कितना करंट गुजारा है, करंट के ए एम्पेयर्स गुजार दिए। फिर दूसरा सवाल कि हमने कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए हमने करंट गुजारा, उसको हमने नाम दे दिया टी का, यानी फॉर टाइम टी सेकेंड्स। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डब्ल्यू। अब जाहिर है जैसे ही करंट गुजरेगा तो कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो डिपॉजिट होगा, जमा होगा, और कुछ मटेरियल अगर गैसियस स्टेट में होगा तो वो क्या करेगा, वो लिबरेट होगा। जो फ़र्ज़ करें जो क्वांटिटी डिपॉजिट हुई है या जो क्वांटिटी लिबरेट हुई है वो समझ लें हमारे पास W ग्राम्स है। ग्राम्स, किलोग्राम्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल करने के लिए क्या लिख रहा हूँ, ग्राम्स लिख रहा हूँ। जो फेराडे ने हमें लॉ बताया है उसने क्या बताया है कि जो क्वांटिटी डिपॉजिट होती है या जो क्वांटिटी लिबरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के साथ भी और टाइम के साथ भी। तो अगर मैं इस तरह से लिख लूं, अकॉर्डिंग टू दी लॉ, इस लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो क्वांटिटी डिपॉजिट होती है उसको हमने नाम क्या दिया हुआ, W का, या जो क्वांटिटी लिबरेट होती है उसको भी हमने नाम क्या दिया हुआ है, W का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सिंबल तो आपने पढ़ा ही हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीज़ों के, किस किस के साथ, करंट के साथ और टाइम के साथ। अब करंट को हमने नाम दिया हुआ है ए एम्पेयर्स और टाइम के लिए हमने सिंबल रखा हुआ है टी। तो हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है कि क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पेयर्स ऑफ करंट एंड टाइम। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, बाय यूजिंग कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट यूज करें, इसका कांस्टेंट है z, इसका कांस्टेंट क्या है, z, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू ZAT। ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें Z क्या है,
Z कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, वो क्वांटिटी है जो डिपॉजिट होती है या लिबरेट होती है जब 1 एम्पेयर करंट गुजरे और 1 सेकंड के लिए गुजरे, तो जितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी फ़र्ज़ करो कि वैसे तो हम इसमें से काफ़ी सारा करंट गुजार सकते हैं, काफ़ी देर के लिए करंट गुजार सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें से सिर्फ 1 एम्पेयर करंट गुजारें, कितना एम्पेयर करंट गुजारें, और कितनी देर के लिए गुजारें, 1 सेकंड के लिए गुजारें, तो उतनी देर में उतने करंट से जितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी वो बहुत ही कम मिकदार में होगी, लेकिन डिपॉजिट तो होगी ना। जितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। और ये डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट है। यानी अगर मिसाल सोडियम क्लोराइड की हमने एग्जांपल ली थी, तो सोडियम के लिए Z की वैल्यू कुछ और होगी, क्लोरीन के लिए Z की वैल्यू कुछ और होगी, ऑक्सीजन के लिए Z की वैल्यू कुछ और होगी।